दिसंबर 2024 में देश के एक बड़े हिंदी अखबार में खबर आती है कि मध्य प्रदेश में 3 नए न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक सिवनी जिले के किंदरई गांव में लगाया जाएगा। इस खबर को जब किंदरई गांव के लोगों ने सुना तो पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी जमीन की मार्किंग की जाने लगी तो उन्हें यह विश्वास होने लगा कि गाँव में कुछ तो बड़ा होने वाला है। गाँव वालों ने इसका विरोध करना शुरू किया, कलेक्टर तक ज्ञापन पहुँचाया, पटवारी, मंत्री और संतरी के दफ्तरों के चक्कर भी काटे, लेकिन उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि आखिर उनकी जमीन की मार्किंग क्यों की जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में भी परमाणु संयंत्र लगने की औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। चुटका और किंदरई के बीच का फासला महज 11 किलोमीटर का है। नर्मदा की धारा इन दोनों गांवों को अलग करती है। जहां चुटका में यह तय है कि परमाणु संयंत्र के साए में ही लोगों की जिंदगी बसर होनी है, लेकिन किंदरई में अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन अगर भारत में परमाणु ऊर्जा पर फिर काम शुरू होने की क्रोनोलॉजी को समझें तो यह समझ में आता है कि क्यों किंदरई में न्यूक्लियर प्लांट लगने की सुगबुगाहट मात्र अफवाह नहीं है। किंदरई प्रकरण के ठीक 2 महीने बाद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने सालाना बजट में वर्ष 2047 तक भारत में 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करती हैं। साथ ही वो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का भी जिक्र करती हैं, जिसके तहत देश भर में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किए जाने हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. इन रिएक्टर्स के लिए वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ का बजट भी आवंटित किया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है परमाणु ऊर्जा से जुड़े 2 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव। ये कानून है 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इन कानूनों के बारे में समझने के लिए हमें वक्त में 15 साल पीछे जाना होगा। ये साल 2010 का वही समय था जब भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आया था, जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की याचिका को खारिज कर दिया था। इसी दौरान मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की सरकार सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट लेकर आई। इस कानून का लबुलुआब ये था कि परमाणु परियोजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर इसकी लायबिलिटी यानी विफलता का भार प्लांट के ऑपरेटर पर होगा। ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित वैश्विक प्रावधान कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज से भी पूरी तरह मेल खाता था। लेकिन तब विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने घोर विरोध कर इस कानून में दफा 17 भी जुड़वाया। Now in this case we were particularly concerned that if there was an American company operating a plant or a European company operating a plant, it may have been of secondary interest to us if they were the operators, whether they are able to recover from their suppliers or not. इस धारा के मुताबिक प्लांट का ऑपरेटर किसी परमाणु हादसे की स्थिति में सप्लायर पर मुकदमा चला सकता है। ये अकेला प्रावधान भारत में अब तक परमाणु ऊर्जा की स्थापना के बीच रोड़ा बना रहा है। इसकी प्रत्यक्ष मिसाल आंध्र प्रदेश में लगने वाली परमाणु परियोजना है। इस परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन इस परियोजना के सप्लायर वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिकल कंपनी ने अब तक कोई टेक्नो कमर्शियल ऑफर पेश नहीं किया है। दरअसल वेस्टिंगहाउस 2010 के कानूनों द्वारा तय जोखिम उठाना नहीं चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने भी अपने एडिटोरियल में इस प्रावधान को हटाए जाने और न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट में संशोधन करके परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन को ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत लाने का अनुमान लगाया है, जो कि अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, जिसे सीधे प्रधानमंत्री देखते हैं। अचरज की बात है कि भाजपा ने पूरे हो हल्ले के साथ जिन प्रावधानों को इस कानून में जुड़वाया था, आज उसी सरकार की वित्त मंत्री अपने बजट में उन्हें बदलने का संकेत दे रही हैं। वित्त मंत्री अपने बजट में कहती है कि For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. पूरी दुनिया ने परमाणु ऊर्जा के हादसे की कई विभीषिकाएं देखी हैं। अगर चेरनोबिल के क्लासिकल एग्जाम्पल को छोड़ भी दिया जाए तो भी कई ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जो इस हादसे की गंभीरता की ओर इशारा करती हैं। मसलन सुनामी के दौरान जापान में तबाह हुआ फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कभी जापान की 30% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता था। इस घटना के बाद
बड़े पैमाने पर लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा और जापान ने अपने 54 में से 21 रिएक्टरों को डीकमीशन भी किया। फुकुशिमा त्रासदी जैसी घटनाओं को देखते हुए जर्मनी जैसे कई देशों ने अपनी परमाणु ऊर्जा योजनाओं को वापस ले लिया। अगर रूस और जापान हमें काफी दूर की मिसालें लग रही हैं, तो हम अपने देश के ही जादूगोड़ा की तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये स्थान अपने यूरेनियम की खदानों के लिए विख्यात या कहें तो कुख्यात हैं, जहां 1967 से यूरेनियम का खनन जारी है। ये तस्वीरें हमें विकास के नए पुराने सतरंगी मॉडलों पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। अब अगर क्रोनोलॉजी में आगे बढ़कर वर्तमान में आए तो किंद्रई के गांव वालों का विरोध प्रासंगिक दिख पड़ता है। इसके अलावा किंद्रई चैप्टर हमें यह भी बताता है कि जिन ग्रामीणों को लोकतंत्र में अक्सर एक पैसिव फोर्स समझा जाता है, वे अपने अधिकार और पर्यावरण को लेकर कितने सजग हैं।